हेलो एवरीवन। तो आई होप आपने जो है दिवाली सेलिब्रेट कर ली होगी, वह बहुत ही अच्छे तरीके से की होगी। तो हमारा जो सब्जेक्ट जूलॉजी चल रहा है, तो जूलॉजी में हम जो पढ़ रहे हैं वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें काफ़ी लेक्चर आ चुके हैं। यार ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं जो है कुछ छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, जिससे जो है लेक्चर तो ज़्यादा जा सकते हैं पर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमें कोई फास्ट नहीं भागना है, इसीलिए आज हम जो है क्विक रिकैप करते हुए, मतलब जो पिछले लेक्चरों का 2 लेक्चरों में हमने पढ़ लिया, अभी तक हम लूज कनेक्टिव टिश्यू ही पढ़ रहे हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक बार क्विक रिकैप देकर जो है मैं लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू में मैंने बताया था सेल्स जो होते हैं ना वो फार अपार्ट होते हैं, यानी सेल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें कोई भी सेल जंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये इसका जो ओरिजिन होता है वो भी हमने पढ़ लिया था। तो कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर क्लासीफाई किया था किसमें, एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में और दूसरा था स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन सा था एक बार मेरे साथ बोलो। कनेक्टिव टिश्यू को क्लासीफाई किया था एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में और दूसरा था स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अब जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था उसको भी जो है फर्दर क्लासीफाई किया था किसमें, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। और जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू था उसको किसमें क्लासीफाई किया था, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब जो ये हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसमें भी दो पार्ट आते हैं, एक आता है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सीटी का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आता है और क्या आता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो हम लूज कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ने जाएंगे वो हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने जाएंगे। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें एक वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू आता है और येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू आता है। तो येलो अपीयरेंस किसके कारण आती है, हमने कोलेजन फाइबर पढ़ा था, इलास्टिक फाइबर पढ़ा था। येलो अपीयरेंस किसके कारण आती है, इलास्टिक फाइबर के कारण। तो इसमें इलास्टिक फाइबर भी पाए जाएंगे। फिर जो है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो कि क्लासीफाई है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में। जो हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मिला होता है कार्टिलेज से और बोन से। इसके बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे बोन का स्ट्रक्चर वगैरह, पर जब हम चैप्टर नंबर 19 या 18 है शायद, जिसमें हम क्या कहते हैं, या 20 है, जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है, उसमें आप देखना कि जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम अलग से बोन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, उसमें हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कार्टिलेज और बोन के बारे में। और जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है, यानी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो जोड़ने का काम करता है, और ब्लड के साथ क्या होता है, लिम्फ होता है। तो ब्लड से ही तो लिम्फ बनता है। ये सब चीजें भी हम पढ़ लेंगे कि क्या क्या है करके। तो आज हम शुरू करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के कुछ पॉइंट भी लिखे हुए हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, फाइबर्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं, यानी फाइबर्स आर वेरी लेस। इसका मतलब ही है, लेस बोल रहा है यानी कम होंगे, तो फाइबर्स आर वेरी लेस। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सेल्स आर मोर इन नंबर, यानी जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें सेल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, मोर इन नंबर यानी बहुत ज्यादा संख्या में। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स मैक्सिमम होता है। अगर पूछा जाए सेल भी ज्यादा होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में बताओ तो ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स जो होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए सेमी फ्लूइड अपीयरेंस आती है। फिर हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था। अब उसके बारे में ये तो नहीं कि मैं पूरा लिख के लाऊंगा, पर मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आखिरकार होता क्या है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसमें गैप बहुत मतलब सेल के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। एरियोलर का मतलब ही होता है कि गैप बिटवीन सेल्स और फाइबर, यानी सेल और फाइबर के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। ये कंटेन सेल का होता है और मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अब किसी के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है तो सेल जंक्शन का एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। सेल जंक्शन क्या होते हैं, दो सेलों को आपस में फिजिकली रूप से कनेक्ट करने का काम करते हैं। अडहेरिंग जंक्शन जोड़ने का काम करता है। टाइट जंक्शन लीकेज को प्रिवेंट करता है, यानी लीकेज को होने नहीं देता। और कम्युनिकेशन जंक्शन जिसको गैप जंक्शन कहते हैं, उसमें से समटाइम स्मॉल मॉलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है एक स्थान से फ्लो करते हैं दूसरे सेल्स में, तो ये एक हिसाब से कम्युनिकेट करने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शन कहते हैं। फिर हमने जब जंक्शन पढ़े थे तो बताया था कि ये सेल को आपस में कनेक्ट तो करते हैं, पर यहाँ पे सेल्स इतनी दूर होते हैं कि उसको कनेक्ट करना मुश्किल हो पाता है। इसमें सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, फिब्रोब्लास्ट, जो कि कोलेजन फाइबर को सिक्रीट करता है। और क्या पाए जाते हैं, मास्ट सेल पाए जाते हैं। मास्ट सेल का फंक्शन क्या पड़ा था, सिक्रीट 3 कंपाउंड हिस्टामीन
और कौन सा था, हेपेरिन और सीरोटोनिन। सीरोटोनिन क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर, यानी आर्टरी के डायमीटर को कंस्ट्रिक्ट करके जो है कम करेगा। और वैसो डायलेटर कौन करता है, यानी डायलेट करना तो हिस्टामिन का काम होता है। हेपेरिन क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट होता है। तो मास्ट सेल के बारे में पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था, मैक्रोफेज के बारे में पढ़ा था। मैक्रोफेज क्या होता है, एक लार्ज सेल होता है जो बैक्टीरिया को अपने अंदर एनगल्फ करके उसको अपने हार्मोन सिक्रीट करके मारने का काम करता है। और क्या पढ़ा था, प्लाज्मा सेल पढ़ा था जो एक्टिवेटेड डी लिम्फोसाइट होती है। तो ये हमने किस में पढ़ा था सर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था। आज जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड टाइप है वो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू किसका बना होता है, तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कंटेन करता है एडिपोसाइट, यानी वो एडिपोसाइट से मिलकर बना होता है। यानी बहुत सारी एडिपोसाइट सेल होती हैं जो कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। फिर जो एडिपोसाइट्स होते हैं वो मोर इन नंबर होते हैं। अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कह रहा है तो उसमें किसी ना किसी चीज की अधिकता होगी, तो जिसकी अधिकता होती है वो एडिपोसाइट्स होती है। यानी एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। अब आपने लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था सर, फिब्रोब्लास्ट के बारे में पढ़ा था। फिब्रोब्लास्ट जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है और क्या सिक्रीट करता है सर, कोलेजन फाइबर सिक्रीट करता है। अब वो लार्जेस्ट सेल है, कोलेजन फाइबर सिक्रीट करता है, तो इसमें भी तो फिब्रोब्लास्ट होना चाहिए क्योंकि ये किसका पार्ट है सर, लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो इसमें क्या होता है ना, जो फिब्रोब्लास्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एडिपोसाइट में। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में जो चेंज आता है वो ये चेंज आता है कि जो फिब्रोब्लास्ट जो लार्जेस्ट सेल होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है एडिपोसाइट में। इसीलिए जो लाइन लिखी हुई है वो क्या लिखी है कि जो फिब्रोब्लास्ट है वो कन्वर्ट होता है एडिपोसाइट में। एडिपोसाइट क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर होते हैं और किस में पाए जाते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। ये किसका पार्ट है सर, लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। और क्या होता है, जो फैट ग्लोब्यूल बनता है। अब ये फैट ग्लोब्यूल क्या होता है, जब हम एक्स्ट्रा चीज खा लेते हैं ना, मान लो हमें 4 रोटी की भूख है और हमने 6 खा ली, 4 रोटी की भूख थी 5 खा ली, तो क्या होता है जितना हम एक्स्ट्रा खाते हैं तो ये स्टार्च वगैरह क्या होता है हमारे उसमें ग्लोब्यूल के रूप में संरक्षित हो जाता है, यानी फैट इकट्ठित हो जाता है। तो जो फैट इकट्ठा होता है ना वही फैट ग्लोब्यूल बनता है। तो फैट ग्लोब्यूल क्या करता है, मेड अप ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल बनाता है। ये ट्राइग्लिसराइड के बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे, अब चैप्टर हटा दिया है वैसे तो। ये चैप्टर था हमारा कौन सा, 16 चैप्टर था हमारा, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते थे। ये आप उसमें बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में कि 3 ग्लिसराइड होते हैं और उसमें ट्राइग्लिसराइड बनता है। तो ये क्या है, एक टाइप का लिपिड है। अब लिपिड क्या होता है, ये फैट का ही टाइप है। तो ये क्या है कि फैट ग्लोब्यूल इज मेड अप ऑफ ट्राइग्लिसराइड और जो इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड। अब ये जो लिखा है द एक्सेस, जो मैंने लाइन बोली थी, द एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स ईटन बाय अस आर कन्वर्टेड इनटू फैट। जो हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, पराठे में भी कार्बोहाइड्रेट होता है और आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, कई चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ऐसा नहीं कि वो बाहर निकल जाता है हमारे, हमको 4 की भूख थी, हमने 6 रोटी खा ली, 4 की भूख थी 8 रोटी खा ली, तो क्या होगा कि वो हम मतलब पूरी तरीके से फैट ग्लोब्यूल को ब्रेक कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, संरक्षित होता है और मोटा स्ट्रक्चर बनाता है जो कि ग्लोब्यूल का फॉर्मेशन करता है, जिसको फैट ग्लोब्यूल कहते हैं। ये फैट ग्लोब्यूल जब इकट्ठा होता है तो इससे फैट इकट्ठित होने लग जाए और जैसे ही फैट इकट्ठा होने लगता है तो हम मोटे होने लग जाते हैं, यानी हैवी होने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये लाइन लिखी है द एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ईटन बाय अस आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स। फिर ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये किसका है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का एक सिंपल डायग्राम है। इसमें न्यूक्लियस जो है बाहर की तरफ दिखाया गया है और फ्लैट ग्लोब्यूल कंटेन ट्राइग्लिसराइड ये भी लिख दिया है। तो आपको जो है इतना नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, दिस फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोसाइट आर एज फैट ग्लोब्यूल। जो एडिपोसाइट में जो फैट इकट्ठा होता है ना वो किसकी फॉर्म में होता है, एक फैट ग्लोब्यूल की फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको फैट ग्लोब्यूल कहते हैं। फिर कह रहा है जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है। आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आखिरकार प्रेजेंट किस में होता है। तो आपको याद रखना है बिलो स्किन। बिलो स्किन क्या पढ़ा था हमने, जब स्किन की लाइनिंग पढ़ रहे थे तो हमने एपिडर्मिस पढ़ा था जो आउटर कवरिंग होती है और जो कि डेड पार्ट होता है। फिर डर्मिस होता है, उसके बिलो क्या होता है, हाइपोडर्मिस होता है। हाइपोडर्मिस का फंक्शन क्या होता है सर, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था। अब हाइपोडर्मिस क्या करती है, वो कनेक्ट करती है स्किन को मसल से। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है सर, बिलो स्किन प्रेजेंट होता है। अभी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बनाता क्या है, ये जो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं हमारे,
जो कि किडनी हो गया, और भी कई सारे सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं जहाँ पे सेंसेशन ज़्यादा होती है, तो उसकी कवरिंग बनाने का काम करता है। जैसे किडनी भी हमारा मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है, तो उनकी कवरिंग बनाने का, जैसे किडनी की कवरिंग आपको पता होगा पेरिटोनियम होती है, तो कह रहा है जो सेंसिटिव ऑर्गन्स की कवरिंग फॉर्म करता है, यानी एग्जाम्पल किडनी है। अब ये देखो, ये एपिडर्मिस है, स्किन का सबसे बाहरी पार्ट, जो कि जो है डेड पार्ट होता है। एपिडर्मिस जो होता है वो एक हिसाब से डेड पार्ट होता है, यानी मतलब उसका उसमें लिविंग पार्ट कम होता है, तो एपिडर्मिस क्या है, डेड पार्ट है। तो एपिडर्मिस फिर डर्मिस, ये किसके पार्ट है सर, स्किन के पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्किन, और ऑप्शन दिया हो एपिडर्मिस, दूसरा दिया हो डर्मिस, तीसरा दिया हो हाइपोडर्मिस, और चौथा दिया हो बोथ ए एंड बी, तो आप जो है हाइपोडर्मिस को कट कर देंगे, वहां पे जो ऑप्शन लगाएंगे बोथ ए एंड बी, क्योंकि स्किन का जो पार्ट होते हैं वो होते हैं एपिडर्मिस या डर्मिस। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्किन, तो आपको याद रखना नॉट पूछा है, ऑप्शन दे रखा है आपको क्या, एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, ऑप्शन सी दिया आपको हाइपोडर्मिस, और डी दिया बोथ ए एंड बी। तो अब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि स्किन का जो पार्ट नहीं है वो हाइपोडर्मिस है, इसीलिए आप जो है किसको टिक लगाएंगे सर, हाइपोडर्मिस को टिक लगाएंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे भी आपको खेल सकता है कि नॉट पूछा है या मतलब प्रेजेंट पूछा है, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है और अपने क्वेश्चन को ठीक रखना है। ऐसा नहीं कि हमने आगे पढ़ा और नॉट देखा ही नहीं और आंसर जो है गलत कर दिया, डी लगा दिया बोथ एंड बी, और हमारे -5 नंबर हो गए। अब -5 कैसे हुए, क्वेश्चन तो एक ही होता है। तो देखो क्या होता है, अगर आपको आता तो आपको कितने मार्क्स मिलते सर, 4 मार्क्स मिलते, क्योंकि क्वेश्चन सही था तो 4 मार्क्स मिलेंगे। पर आपने गलत कर दिया, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, आपने OMR में गोला बना दिया, तो क्या होगा, 4 तो वो कटे जो आता था, और साथ में एक -1 ले लिया, तो इसलिए जो लॉस हुआ वो 5 नंबर का होगा। तो एक क्वेश्चन गलत होने पर 5 नंबर का लॉस हो जाता है, और एक क्वेश्चन सही होने पे 4 का वो प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन आते हैं कितने, 200 आते हैं, पर क्या 200 सॉल्व करने होते हैं, नहीं, 180 सॉल्व करने होते हैं, जिसमें 45 क्वेश्चन किसके होते हैं, जूलॉजी के होते हैं, और 45 क्वेश्चन किसके होते हैं, बॉटनी के। तो अगर आपको नीट क्लियर करना है तो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो बायोलॉजी का होता है, जो 360 मार्क्स का आता है। 360 मार्क्स में भी जो है 90 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें 45 जूलॉजी के और 45 किसके होते हैं, किसके, बॉटनी के। तो सेक्शन के बीच में डिवाइडेड होता है सेक्शन ए और बी में। तो सेक्शन ए में जो 35 क्वेश्चन होते हैं वो कंपलसरी करने होते हैं, और जो 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपको 10 कंपलसरी करने होते हैं, और 5 जो है आप छोड़ सकते हैं। तो आपका जो मेन पोर्शन सिलेक्शन कराता है वो बायोलॉजी है, जो कि आपको 360 मार्क्स दे सकता है। दूसरा आपका आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी क्या होता है, 360 मार्क्स का पेपर होता है, नहीं, 180 मार्क्स का होता है। तो 180 मार्क्स में जो आपको 45 क्वेश्चन करने होते हैं, और ऐसा ही फिजिक्स में भी होता है कि आपको जो है 50 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें 45 ही करने होते हैं। तो ये भी सेक्शन के रूप में डिवाइड होता है। तो इसीलिए जो है 200 मिनट भी कर दिए गए हैं, अब 3 घंटा 20 मिनट मिलता है। तो आपको उसके अनुसार मेहनत करनी है। तो हमें जूलॉजी पे भी और बॉटनी पे भी ध्यान देना है, और केमिस्ट्री में भी ध्यान देना है। तो हमने क्या पढ़ा था, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन बिलो द स्किन, यानी स्किन के नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है। तो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जा रहा है। तो ये हाइपोडर्मिस क्या करती है, कनेक्ट करती है स्किन को मसल से। फिर कह रहा है सेंसिटिव ऑर्गन की कवरिंग बनाती है, जैसे कि सेंसिटिव ऑर्गन हमारा किडनी हो गया, और भी कई सारे सेंसिटिव ऑर्गन है, तो उसकी भी जो है कवरिंग कौन बनाने का काम करेगा सर, हमारी बनाने का काम करेगी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद जो है डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है सर, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बाइबल कहो, गीता कहो, कुरान कहो, कुछ भी कह सकते हो आप। जो भी डायग्राम आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। कभी कभी डायग्राम जो है उसमें ऑप्शन दे देता है कि इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो, कुछ बहुत सारे जो है नाम दे देगा ABC, तो आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा, या आपको डायग्राम दे देगा ये किसका डायग्राम है, तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करना हो सकता है। इसलिए आपको जो है डायग्राम किसके क्लियर होने चाहिए, आपको सारे डायग्राम क्लियर होने चाहिए एनसीईआरटी के। तो ये डायग्राम किसका है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का है, जो कि मैंने डायग्राम लिखा है एनसीईआरटी का, क्योंकि मैं सारे डायग्राम एनसीईआरटी के यहाँ पे तो डिस्कस नहीं कर सकता, पर जो जो मेरे हाथ से बन जाएंगे वो मैं डायग्राम एनसीईआरटी के ले आऊँगा। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो है इसमें फैट ग्लोब्यूल के बनने से, जैसे जैसे देखो पहले न्यूक्लियस अगर मान लो सेंटर में होता, न्यूक्लियस क्या होता, सेंटर में होता, ये मार्कर का क्या है, सेंटर ऑफ मास।
तो यहाँ पे जो है मार्कर रुक जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पे। तो अगर कोई चीज बीच में है और अगर यहाँ से फैट ग्लोब्यूल बनने लग जाए तो न्यूक्लियस को पुश करेगा, तो न्यूक्लियस कहाँ चले जाता है, पेरीफेरी में चले जाता है, यानी किनारे में चले जाता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे दिखाया था वो न्यूक्लियस किनारे पे दिखाया है और फैट ग्लोब्यूल कंटेन करता है ट्राइग्लिसराइड। तो जैसे जैसे फैट ग्लोब्यूल बढ़ता है तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस को पुश करता है और न्यूक्लियस कहाँ चले जाता है, पेरीफेरी में चले जाता है, अर्थात किनारे में चले जाता है। तो ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाया है इसमें क्या दिखाया है कि अंदर की तरफ तो बहुत बड़ा फैट ग्लोब्यूल बन गया है, यानी फैट स्टोरेज एरिया, इधर पे फैट स्टोर है। तो यानी फैट क्या हो गया, एकत्रित हुआ और एकत्रित होकर उसने न्यूक्लियस को पुश किया। तो न्यूक्लियस जब पुश हुआ तो ये वाला जो किनारे किनारे पे दिख रहे हैं न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाए गए हैं इसमें। और ये क्या है, फैट स्टोरेज एरिया है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरा नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। ये लिविंग स्ट्रक्चर होता है। और जो एपिडर्मिस होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई किया। कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई किसमें किया था, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। फिर कनेक्टिव टिश्यू जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट हुआ, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और किसमें हुआ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या कर लिया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कर लिया, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कर लिया। अगर अभी मैं लेक्चर का ड्यूरेशन देखता हूँ कितना बड़ा हो गया, अगर लेक्चर बड़ा हो गया होगा तो ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर अभी देखता हूँ लेक्चर का ड्यूरेशन छोटा होगा तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का कुछ पार्ट हम इस लेक्चर में कर लेंगे। एटलीस्ट डेफिनेशन तो लिख ही लेंगे कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है या क्या होता है। फिर उसके दो पार्ट पढ़ेंगे, व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हमने प्रोटीन फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, क्या आपको प्रोटीन फाइबर याद है? तो प्रोटीन फाइबर क्या थे, कोलेजन फाइबर था, दूसरा हमारा था इलास्टिक फाइबर और तीसरा हमारा था रेटिकुलर फाइबर। तो जो कोलेजन फाइबर होता है उसकी भी प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो कोलेजन फाइबर होता है वो अनब्रांच होता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें ब्रांचिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी उसमें जो ब्रांच होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, बंडल में पाए जाते हैं, यानी एक साथ बहुत सारे बंडल मिलेंगे। और इसमें जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, सब ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन। अभी ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन क्या होती है, मतलब एक ऐसी प्रोटीन जो विशेष प्रकार से मॉडिफाई हुई है जिसको ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन कहते हैं। ये रिजिड होती है, मतलब इनकी रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और स्ट्रेंथ कैसी होती है, ज़्यादा होती है। नॉट फ्लेक्सिबल होते हैं, अब ये रिजिड हैं और स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा, यानी टूटेंगे नहीं, यानी ये फ्लेक्सिबल भी नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल क्या था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में होता है, बिलो स्किन पाया जाता है, ये पहला था। दूसरा इलास्टिक फाइबर सिंगल में होते हैं, यानी ये बंडल की फॉर्म में नहीं मिलते हैं। वहाँ कोलेजन फाइबर कैसे मिल रहे थे, बंडल की फॉर्म में। ब्रांच होते हैं, सिंगल होने के संग ब्रांच होते हैं, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। सर इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी मैटर की, जो क्या कहते हैं, कोई भी मैटर जो है अपनी वापस कंडीशन में कितनी जल्दी आए, ऐसा नहीं कि कितना ज़्यादा खिंच जाए, अगर जो वापस आता है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा था कि विच इज़ मोर इलास्टिक, रबर या फिर क्या कहते हैं स्टील। तो आंसर था स्टील, वो यंग मॉड्यूलस जो उसका पार्ट था। पर हमें फिजिक्स में नहीं जाना है, हमें इलास्टिसिटी के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वापस आने की पोजीशन, अपनी वापस पोजीशन में कितनी जल्दी आ रहा है, तो उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, रिजिड भी ना रिजिड नहीं होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब कोई चीज़ खिंच रही है तो मतलब वापस आ रही है तो उसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसके में इलास्टिन प्रोटीन के मिलते हैं। रेटिकुलर फाइबर भी सिंगल होते हैं पर हाईली ब्रांच होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें एक ही ब्रांच निकल गई, इसलिए दोनों तरफ से ब्रांचिंग सिस्टम मिलती है, इसलिए हाईली ब्रांच होते हैं। रेटिकुलर प्रोटीन के बने होते हैं और ये फ्रेजाइल होते हैं और क्या करते हैं, डेलिकेट होते हैं। और एक पॉइंट जो मेरा पिछले लेक्चर में छूट गया था वो क्या था, वो ये था कि फ्रॉम सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम बिलो एपिथेलियम इज ऑलवेज प्रेजेंट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इस लाइन का मतलब क्या है, कह रहा है जो सपोर्ट फ्रेमवर्क देता है ना, अब किसको किसी चीज को सपोर्ट मिल रहा है तो उसको कौन दे रहा है, एपिथेलियम को कौन देता है, बिलो एपिथेलियम हमेशा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब अगर कई चीज ये भी भूल गए होंगे अपने इतने लेक्चरों में, कई मैंने देखा कि व्यूज कई लेक्चर के तो बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसा पहला लेक्चर देख रहे हैं तो उसमें आ रहे हैं 63, वैसे तो ये कम ही है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। पर कुछ लेक्चरों में 30 आ रहे हैं, कुछ में आ रहे हैं 45, मतलब बीच बीच में। तो कई क्या कर रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं, कुछ लेक्चर देख ले रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको जो है कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। अगर आप जो है एक लेक्चर को मिस करके आते हैं और सेकेंड लेक्चर में बैठ जाते हैं तो आपका क्या होगा, नुकसान होगा। उसमें क्या नुकसान होगा कि आपको फर्स्ट लेक्चर नहीं आता होगा, तो आप जिस दिन अगर फर्स्ट लेक्चर देखते हैं तो उसको रिवाइज करें, फिर सेकंड लेक्चर में आते हैं तो फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज करके हैं, थर्ड लेक्चर में आते हैं तो फर्स्ट सेकंड को रिवाइज करके हैं,
पर ऐसा नहीं कि आपको डेली टाइम मिलेगा, तो कुछ टाइम आपको निकालना पड़ेगा और उसके बीच में रिवाइज करना पड़ेगा। फिर हमने, अगर किसी को ये भी याद नहीं होगा सर, एपिथेलियम में जो होता है वो किसके ऊपर रेस्ट करती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, सॉरी मेरे से ही गलत निकल गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि नॉन सेलुलर होता है। तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, इसीलिए एवेस्कुलर होते हैं। तो मैं एक बार लेक्चर की ड्यूरेशन देखता हूँ, तब तक आप इसको नोट करें और अपने नोट्स को जो है शानदार बनाएं, और डायग्राम को भी नोट करें। आपको अगर ये डायग्राम देख के थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप एनसीईआरटी के डायग्राम को भी देख सकते हैं, जो कि आपको बुक में मिल जाएगा। नई बुक भी अपडेट हुई है तो उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखो बुक जो होती है ना, वो क्या होता है, जैसे पुरानी बुक में क्या दिक्कत है, नई बुक में क्या दिक्कत है। जो नई बुक है उसमें चैप्टर रिड्यूस हुए हैं और कुछ पॉइंट रिड्यूस हुए हैं, और कई सोच रहे होंगे कि यार हमारे पास पुरानी बुक है तो हम क्या करें। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो चीज़ रिड्यूस हुआ है उसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर घटे हैं, ऐसा नहीं कि चैप्टर बहुत सारे बढ़ गए हैं। तो आपकी जो पुरानी बुक है वो बेनिफिशियल भी है, ऐसा नहीं कि उसे फेंक दें। देखो अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप 11th-12th में तो आप नई बुक ही लेंगे, पर जो ड्रॉपर में आ रहे हैं या कोई वैसे में जिनके पास इकोनॉमिकली वीक भी हैं, अब ऐसा नहीं कि मैं AWS कह रहा हूँ, तो इकोनॉमिकली वीक है तो वो क्या कर सकते हैं, नई बुक को परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नई बुक परचेज नहीं कर रहे हैं, तो वो पुरानी बुक में से कुछ चीज़ों को कट पीट करके जो है, ऐसा नहीं कि सारे किताब से पेज फाड़ दें, उसमें जो है स्टेपलर मार के पुराने चैप्टरों में कि उसको अब हमें नहीं पढ़ना है, तो और कुछ पॉइंट जो कटे हैं वो किसी दिन एक से बुक लेके जो है मिला लें, और फिर जो है 1-2 दिन का टाइम लगेगा, पर 1-2 दिन का टाइम लग गया तो उसमें आपके पैसे भी तो बच रहे हैं, तो वो रिवाइज ही होगा आपका। एक दिन किसी से बुक मांग ले और जो है ऐसा काम कर ले। देखो पटाखे भी फूट रहे हैं दनादन, तो इसलिए बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी आ रहा होगा। तो अभी ये कुछ दिनों का बात है, दीपावली जब खत्म हो जाएगी, यानी भैया दूज जब चला जाएगा, तो ये सब चीज़ें भी बंद हो जाएंगी। तो आप जो है पढ़ते रहिए और इसको नोट करिए। मैंने लेक्चर देखा काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की जो डेफिनेशन शुरू में लिखी थी, जो हमने डिफरेंस पढ़ा था लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, तो आप उसको रिवाइज करना, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में प्रॉपर पढ़ना और डायग्राम भी बनाना। और क्या कहते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, बने रहिएगा लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करना, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।